हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। 9 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था 2025 में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अब तक इस सीरीज में जितने भी वीडियोज आए हैं उन सारे का PDF ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप PDF वाले हैं, PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐप में इस वाले सेक्शन में जाना, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, आपको PDF जो है इसी में मिलेंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। मटर के पौधों में बौनापन के लिए स्मॉल टी जैसे अप्रभावी विशेषक केवल तभी क्यों दिखाई देते हैं जब दो एलील अप्रभावी होते हैं। देखो, लंबाई के लिए मटर के प्लांट में लंबाई के लिए लंबाई को नियंत्रित करने वाले दो एलील होते हैं। दो एलील होते हैं, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। स्मॉल टी प्लांट को कैपिटल टी प्लांट को लंबा बनाना चाहता है, जबकि स्मॉल टी, ये दोनों जीन है ना। इन दोनों को हम लोग एलील बोलते हैं और ये जीन ही होते हैं। और ये जो स्मॉल टी है ये मटर के पौधा को जो है बौना बनाना चाहता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जब मटर का पौधा बौना होता है, जब मटर का पौधा बौना होता है तब दोनों के दोनों जो एलील होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। ठीक है, वो अप्रभावी होते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो अप्रभावी विशेषक होते हैं ये खुद को तभी दिखा पाते हैं, है ना, ये खुद को तभी दिखा पाते हैं जब दोनों के दोनों जो है अप्रभावी होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो अप्रभावी विशेषक होते हैं, जो अप्रभावी विशेषक होते हैं, इसमें जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी है, रिसेसिव है। जो अप्रभावी विशेषक होते हैं वो खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जीव में जब उनके दोनों के दोनों एलील्स मौजूद हो, है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझिए और भी आसान तरीके से, हर एक ट्रेट को, है ना, पौधा लंबा है तो लंबा अपने आप में ट्रेट है, पौधा बौना है तो बौनापन अपने आप में एक ट्रेट है ना। मटर के प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो जो बीज है झुर्रीदार है वो अपने आप में एक ट्रेट है, बीज गोल है वो अपने आप में एक ट्रेट है। हर एक ट्रेट के लिए दो एलील्स होते हैं या दो जीन्स होते हैं, आप ये भी बोल सकते हो, और उन दोनों जीन्स को ही एलील बोलते हैं। हर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं पादप की लंबाई की, है ना, मटर के प्लांट में, तो हाइट को कंट्रोल करने वाला भी दो एलील है। अब ये जो हाइट है या तो टॉल हो सकता है फिर डॉर्फ हो सकता है। ये दोनों टॉल और डॉर्फ जो है ये ट्रेट्स कहलाते हैं, विशेषक कहलाते हैं। तो या तो पौधा लंबा होगा या तो बौना होगा। अगर पौधा लंबा हुआ तो भी यहाँ पर दो एलील आएगा, अगर पौधा बौना हुआ तो भी यहाँ पर दो एलील आएगा। ठीक है, तो भी दो एलील आएगा। तो हमारे पास लंबाई के लिए दो टाइप के एलील, एक कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। ठीक, अब हर एक ट्रेट के लिए जो है दो एलील्स आएंगे, है ना, दो एलील्स आएंगे, इन्हीं दोनों में से दो एलील्स आएंगे। तो दो एलील्स कैसे कैसे आ सकते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। हाइट को कंट्रोल करने के लिए ये दो जीन्स हैं, ये दो जीन्स हैं जो आपस में एलील कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो है हाइट को ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग एलील बोल देंगे। ठीक, और हर एक ट्रेट के लिए दो एलील्स आपको दिखेंगे। अब ये दो एलील्स या तो कैपिटल टी हो सकता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या तो स्मॉल टी हो सकता है। और ये जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी विशेषक है, जबकि कैपिटल टी प्रभावी है। तो ये अप्रभावी और प्रभावी का मतलब क्या हुआ। प्रभावी विशेषक का मतलब ये हुआ कि जब भी दोनों एलील में से एक एलील खुद को एक्सप्रेस कर दे वो प्रभावी कहलाएगा, है ना। जो दो एलील्स आने हैं, जो दो जीन्स आने हैं, उन दोनों जीन में जो खुद को एक्सप्रेस कर दे, है ना, वो कहलाएगा प्रभावी। ठीक, वो कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट, और उसके लिए जो एलील होगा डोमिनेंट एलील कहलाएगा। तो जैसे कैपिटल टी कैपिटल अगर दोनों सेम टू सेम है तब तो नो डाउट वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और प्लांट जो है वो लंबा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब इसमें देखो कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन खुद को दिखाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा प्लांट के अंदर। तो स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जब साथ में आता है स्मॉल टी जीत जाता है। ये स्मॉल टी खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब दोनों के दोनों जो है वो सेम टू सेम हो जाए।
तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों साथ साथ आए ना, यहाँ से डिसाइड होता है कि कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है, क्योंकि इन दोनों केस में तो दोनों सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ प्लांट लंबा बनेगा और यहाँ पर बौना बनेगा। इस वाले केस में एक प्लांट को लंबा बनाना चाहता है और दूसरा प्लांट को बौना बनाना चाहता है, तो जो लंबा बनाने वाला एलील है या जीन है वो खुद को एक्सप्रेस कर देता है और पौधा को लंबा बना देता है। तो हम बोलेंगे जो कैपिटल टी है ये क्या है कि प्रभावी है और स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी है। तो अब पढ़ो सवाल फिर से। मटर के पौधों में बौनापन के लिए स्मॉल टी जैसे अप्रभावी विशेषक केवल तभी क्यों दिखाई देते हैं जब दोनों एलील अप्रभावी होते हैं। ये स्मॉल टी खुद को तभी क्यों एक्सप्रेस कर पाते हैं जब दोनों के दोनों स्मॉल टी होते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है, ये प्रभावी है। जब भी ये स्मॉल टी के साथ आएगा इसको दबा देगा, है ना, इसको जो है एक्सप्रेस नहीं होने देगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो बोलेंगे प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक लेते हैं। इसीलिए जब दोनों के दोनों अप्रभावी एलील होते हैं तभी वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं या तभी वो दिखाई देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को पंपों द्वारा गहरे स्तर से निकाला जाता है। पंप की मदद से पानी को गहरे स्तर से निकाला जाता है ट्यूबवेल द्वारा, खेतों में पानी को देने के लिए। तो खेतों में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की अलग अलग विधियां होती हैं जिसमें से एक है ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है। तो कोई द्रव है और वो अपने क्वथनांक से कम ताप पर है, जैसे पानी का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर भी तो पानी भाप में बदलता है ना। पानी जो है ये भाप में ऐसा थोड़ी कि क्वथनांक पर बदलता है। पानी जो है वाष्प में या भाप में 100 डिग्री के सेल्सियस पर भी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी भाप में बदल सकता है, और यही पानी 100 से नीचे के तापमान पर भी जो है भाप में बदल सकता है। तो अगर कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर है और वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोल देते हैं, इवेपोरेशन बोल देते हैं, है ना। इसी को वाष्पन बोल सकते हैं। और इसे क्या बोलेंगे, जब कोई द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्प में कन्वर्ट होता है या फिर भाप में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम लोग उबलना बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उबलना। तो क्वथन होता है द्रव का जो क्वथनांक होता है उस पे, और वाष्पीकरण होता है या फिर वाष्पन होता है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का भाप में बदलना। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों को क्या कहा जाता है। जैसे मुर्गा मुर्गियों को पाला जाता है ना, तो दो तरह के ये होते हैं, चिकन होते हैं। एक कहलाते हैं ब्रॉयलर्स और एक कहलाते हैं लेयर्स। ये जो ब्रॉयलर्स होते हैं ये इनका जो प्रोडक्शन है वो मीट इनको पाला जाता है मीट के प्रोडक्शन के लिए, इनको पाला जाता है मीट के प्रोडक्शन के लिए, मांस के उत्पादन के लिए। और लेयर्स को पाला जाता है ना। लेयर मुर्गियां होती है, लेयर मुर्गियां, है ना, लेयर मुर्गियां। तो लेयर कहने का मतलब अंडे देने वाली जो मुर्गी है ना, जिसको पाला गया है अंडे देने के लिए, ठीक, अंडे देने के लिए। तो एग प्रोडक्शन करने वाले जो चिकन्स होते हैं उसे हम लोग लेयर बोलते हैं। मांस उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है उसे ब्रॉयलर कहा जाता है, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च है, तेल है और प्रोटीन है, इनका भंडारण करता है, इन सारे का भंडारण जो है करता है। देखो ये जो प्लास्टिड है जो कि केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है ना, केवल पादपों के अंदर ही पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों प्रकार। क्लोरोप्लास्ट ये पादप को हरा बनाता है, क्रोमोप्लास्ट ये पादप को रंगीन बनाता है, हरा के अलावा जो अन्य सारे रंग होते हैं पादपों में क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ये तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये रंग देने का काम नहीं करता है, इसका काम है स्टार्च, तेल, प्रोटीन को स्टोर करके रखना,
है ना, इसको संचित, इन सारे को संचित करके रखना। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो है कोई कलर नहीं देता है, तो इसलिए हम इसे रंगहीन लवक बोलते हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रंगहीन लवक बोलते हैं, रंगहीन लवक बोलते हैं। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तथा उनके बीच की दूरी भी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वीय बल, जो गुरुत्वीय बल है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जो द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो द्रव्यमान है उसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब देखिए, अगर हम दोनों का द्रव्यमान आधा कर दें, इसका भी आधा कर दें, इसका भी आधा कर दें, मान लो कि पहले जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल था वो F था, अब हम इन दोनों का द्रव्यमान अगर आधा कर दें तो 1/2 गुने में 1/2, यानी बल पहले का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। साथ में कहा गया है कि बीच की दूरी भी आधी कर देनी है, बीच की दूरी भी आधी कर देनी है, तो बीच की जो दूरी है उसके साथ उल्टा संबंध है, वो भी स्क्वायर के साथ है। तो अगर हम मान लो दूरी को आधी कर देते हैं तो लगने वाला जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा, लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। मान लो ये स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, तो अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो जो फोर्स है वो डबल हो जाता, उल्टा संबंध है तो, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो द्रव्यमान में जो चेंज हुआ है उसके कारण लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/4 हो जाएगा, और दूरी को जो हाफ कर दिया गया है उसके कारण ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द्रव्यमान के कारण जिस रेट से बल कम हो गया, जितने से बल कम हो गया, इस डिस्टेंस के कारण बल उतने से बढ़ गया। ठीक, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी ने आपको 100 रुपया दिया और फिर आपसे वो 100 रुपया किसी ने छीन लिया, तो आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, है ना, कुछ नहीं मिला। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, द्रव्यमान के कारण बल जो है 1/4 हुआ और इस डिस्टेंस के कारण बल 4 गुना हो गया, तो कुल मिलाकर के कोई चेंज नहीं आया। कक्ष तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड होती है लगभग, जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। कक्ष तापमान यानी कि कमरे के तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, अब देखो हवा जो है क्या है, अपने आप में गैस है, और जल क्या है, द्रव है। तो किस में अधिक होनी चाहिए, द्रव में अधिक होनी चाहिए, तो बढ़ती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं, निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। तार का प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता, है ना, गुने में लंबाई बट्टे में काट का क्षेत्रफल। ये जो कहा गया है सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपसे कहा गया है कि ये जो रो है ये कांस्टेंट है, नियत है सारे ही तार के लिए, है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर कॉपर वायर है तो सब के सब कॉपर वायर ही है ना, जो पतला है, मोटा है, छोटा है, सब कॉपर वायर है। अगर एल्यूमिनियम वायर है तो सारे के सारे एल्यूमिनियम वायर ही है। ठीक, अब देखो जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती है, और जो मोटाई है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि तार की जो मोटाई है, मोटाई के साथ उल्टा संबंध है। तो किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, हम चाहेंगे कि जो तार है उसकी लंबाई कम हो, क्योंकि लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा। हम चाहेंगे जो तार है वो छोटा हो, और मोटाई के साथ उल्टा संबंध है, हम चाहेंगे तार मोटा हो, है ना, अगर ये बढ़े तो प्रतिरोध कम होगा, अगर ये कम हो तो प्रतिरोध कम होगा। तो जो तार है वो छोटा हो और मोटा हो, तार छोटा हो और मोटा हो, छोटा और मोटा तार, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक होता है जो टूटता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, और इसके लिए ना ऊर्जा चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, और ये ऊर्जा जो है आप दे सकते हैं ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और विद्युत के रूप में। यह स्टेटमेंट सही है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है या फिर ऊर्जा दी जाती है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अपने आप में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। ये ऊर्जा क्यों चाहिए,
इसी ए को तोड़ने के लिए, यानी अभिकारक को तोड़ने के लिए उत्पादों में। तो अभिकारक अणुओं को सरल उत्पादों में तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है, तो सही है। हम बोलेंगे कि ए और आर दोनों सत्य है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। जैसे जो चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, अगर आप इसको हीट करते हैं यानी कि ऊष्मा के रूप में इसको ऊर्जा देते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक अभिकारक है, टूट गया दो उत्पाद में, और यहाँ पर ऊष्मा जो है दी जाती है, ऊर्जा जो है दी जाती है ऊष्मा के रूप में, तो ये अपने आप में जो है तापीय अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? मान लीजिए ये वेग है और ये समय है, इसका जो ग्राफ होगा, ये जो एरिया बनता है इस ग्राफ और समय एक्सिस के बीच का जो एरिया है, ये क्या देता है? ये एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है? स्लोप देता है एक्सेलरेशन, है ना, त्वरण, और ये विस्थापन। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है कोशिका में, दो प्रकार की होती है ना, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसका मेन काम जो है प्रोटीन बनाना होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है, तो ये बेचारी लिपिड बनाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है इन दोनों में अंतर? तो राइबोसोम के कारण, है ना, राइबोसोम के कारण। ये जो सेंट्रोसोम है इसके बारे में याद रखिए, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कणों के मध्य प्रबलतम आकर्षण बल दर्शाता है? तो सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होगा कणों के बीच वो ठोस में होगा, उससे कम द्रव में होगा और सबसे कम गैस में होगा। देख लो इसमें से ठोस कौन सा है? लोहे की छड़, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, मध्य लिखा हुआ है, मध्य, तो जल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कणों के मध्य सही है? मुझे लगा लिखा है मध्यम आकर्षण बल, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो आकर्षण बल है सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और गैस में तो बहुत कम। अब ये दोनों, ये तो गैस है, ठीक, ये ठोस है, और अल्कोहल और जल दोनों के दोनों द्रव है, तो प्रबलतम आकर्षण बल जो है ठोस में होगा, तो बी हमारा राइट आंसर। कार्बन यौगिक में सदैव निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो होना ही चाहिए। हर कार्बन वाला यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसमें भी कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। हर कार्बन वाला यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, लेकिन हर कार्बनिक यौगिक में कार्बन आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। ज़्यादातर में हाइड्रोजन भी साथ में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये भी अपने आप एक कार्बनिक यौगिक है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन की कोई गारंटी नहीं है। कम से कम एक कार्बन परमाणु, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने मटर के पौधों में नहीं किया? तो बीज की आकृति ठीक है, पौधों की ऊंचाई ठीक है, फूलों की स्थिति ठीक है, पत्ती का आकार, ये कोई विशेषज्ञ उन्होंने नहीं चुना था। मटर ने 7 लक्षणों को चुना था। ये 7 लक्षण कौन कौन से थे? बीज का आकार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, फूल का रंग, फूल का स्थान और पौधों का आकार। ये 7 विशेषक है, 7 जो है लक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लक्षण है, 14 विशेषक है, 14 विशेषक। जैसे बीज का आकार, इसमें 2 विशेषक,
या तो बीज गोल या तो बीज झुर्रीदार, है ना। बीज का रंग अपने आप में एक लक्षण है जिसमें दो विशेषक कौन से हैं, बीज या तो पीला या तो हरा। फली का आकार या तो फली फूली हुई या तो सिकुड़ी हुई। फली का रंग या तो फली हरा या फिर पीला। फूल का रंग या तो फूल बैंगनी या फिर सफेद, ठीक है। या तो फूल जो है अक्षीय यानी कि ऐसे किनारे पर, या फिर फूल जो है एकदम से शीर्षस्थ, एकदम से टॉप पे, तना के शीर्ष पे। पौधा या तो लंबा या तो बौना होता था। अब ये ऊपर वाले जो होते हैं ये प्रभावी विशेषक होते हैं, ये सारे के सारे प्रभावी विशेषक होते हैं। मटर के प्लांट में ज़्यादातर आपको ये वाले विशेषक मिलेंगे। ज़्यादातर पादप जो है मटर का लंबा होगा, उनमें फूल जो है साइड में आएंगे, फूल का रंग बैंगनी होगा, ठीक। जो फली का रंग है वो हरा होगा। तो ज़्यादातर जो मटर के प्लांट्स होंगे, है ना, ज़्यादातर जो मटर के पौधे होंगे उनमें आपको ये वाले विशेषक देखने को मिलेंगे। कम पौधे ऐसे होंगे जिनमें आपको ये वाले विशेषक देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कहीं पर भी पत्ती का आकार नहीं है कि पत्ती का आकार जो है ऐसा होता है वैसा होता है ना। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बीज की आकृति है, सीड शेप है, पौधों की ऊंचाई है, फूलों की स्थिति है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना होगा। 7 लक्षण कौन से हैं, 14 विशेषक कौन से हैं, और कौन प्रभावी विशेषक है और कौन अप्रभावी विशेषक है। ये अप्रभावी विशेषक है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मैग्नीशियम 12, नाइट्रोजन 7, सोडियम 11। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और अल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे ये एक अभिक्रिया, देखो ये एस्टर है ना, ये एस्टर है। एस्टर का एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका फॉर्मूला ये होता है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कीटोन होता है ना, कीटोन, ये कीटोन है, यहाँ पर क्या है, C 2 बार O है, ये एस्टर है। तो जब एस्टर की अभिक्रिया जो है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर देखो एक सॉल्ट मिला है, सोडियम सॉल्ट मिला है ना, एक सॉल्ट मिला है सोडियम सॉल्ट, और यहाँ पर ये अल्कोहल है, ये एथेनॉल है। ये ना सेपोनिफिकेशन अभिक्रिया जो है ये कहलाती है सेपोनिफिकेशन, यानी कि यही वाली अभिक्रिया जो है कराई जाती है साबुन के निर्माण में। तो इसे साबुनीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। ये देखो ये एस्टरिफिकेशन, ये एस्टर बनाने की विधि है। एस्टर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, एस्टर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। और एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में अभिक्रिया होती है वहां से पानी बाहर निकलता है और एस्टर का निर्माण होता है और उसे हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एस्टर है और इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं। ये एस्टर जिस अल्कोहल से बना होगा वो अल्कोहल आपको मिल जाएगा, साथ में जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा उसका सोडियम सॉल्ट मिलेगा। इस अभिक्रिया को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। यदि 10 किलोग्राम की वस्तु पर शुद्ध बल 0 है तो उसका त्वरण डैश होगा। अब देखो नेट फोर्स बोल रखा है कि 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब ये भी होगा कि लगने वाले सारे के सारे बल संतुलित है ना, संतुलित है। अगर नेट फोर्स 0 है तो कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या मास नंबर 16 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु संख्या है, या फिर आप प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकते हो। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ऊपर में से नीचे को घटा देंगे, 8 हो जाएगा, है ना। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है तो 8। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तत्व को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये कोई तत्व है, उसका ये सिंबल है, नीचे हम लोग उसकी परमाणु संख्या लिखते हैं और ऊपर जो है हम लोग द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। और जब हम परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। यही काम यहाँ पर किया गया है। यदि एक कुली अपने सिर पर भार रखकर एक समान चाल से क्षैतिज सड़क पर चलता है तो भार पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश है। जैसे ये कुली है, ये
क्षैतिज दिशा में इधर की ओर चल रहा है, तो इसका विस्थापन इधर है, ठीक। और गुरुत्वाकर्षण बल इसके लंबवत नीचे लग रहा होगा। ये जो भार है, ये जो सिर पर सामान रखा गया है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो तो नीचे की ओर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे की ओर लग रहा है और इस सामान का जो विस्थापन है वो क्षैतिज दिशा में इधर की ओर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो है वो 90 डिग्री है, ठीक। और आपसे कार्य पूछा गया है गुरुत्व बल द्वारा, यानी इसी बल के द्वारा। तो जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होते हैं तो जो कार्य किया जाता है बल के द्वारा वो 0 होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, 0 होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एथेनॉल एक अवाष्पशील ठोस होता है, गलत हो जाएगा। एथेनॉल तो वाष्पशील होता है, वाष्पशील होता है, दहनशील होता है। एथेनॉल एक सुखद गंध वाला द्रव होता है और यह जल में मिश्रणीय है, जल में आसानी से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल सही है। और जो है सुखद गंध वाला द्रव है, तो ये सही हो जाएगा। एथेनॉल जल में विलय नहीं होता है, बिल्कुल विलय होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। एथेनॉल और सोडियम की अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, गलत हो जाएगा। एथेनॉल और सोडियम के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। एथेनॉल के ऊपर जो है मैंने कई सारे शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हो, है ना। वहाँ जो है ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर जो है करा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी पौधों की वृद्धि द्वारा अपने खोए हुए भागों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई पौधा है ना। कोई जंतु है, कोई पौधा है, उसका कोई भाग कट गया, वहां से वो भाग वापस से ग्रो कर गया, वापस से बन गया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रीजनरेशन बोल सकते हैं। हालांकि रीजनरेशन शब्द जो है हम लोग यूजुअली जंतुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, पादपों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आप बोल सकते हो पादप के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूजुअली जो है हम जंतुओं के लिए रीजनरेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जंतु है, उसका कोई भाग कट गया है ना, कोई भाग, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है वापस से आ जाती है, तो क्या हो गया? वो रीजनरेशन हो गया। ऐसे ही प्लांट है, उसका आप एक पत्ती जो है तोड़ लो, है ना। एक पौधा है, आप जो है उसकी एक पत्ती जो है आप तोड़ लीजिए, तो वापस से पत्ती जो है वो नई वाली बन जाएगी, तो वो भी क्या अपने आप में रीजनरेशन है। लेकिन रीजनरेशन शब्द का इस्तेमाल जो हम लोग यूजुअली करते हैं जंतुओं के लिए। ये बाइनरी फिजन ये अमीबा में होता है, अमीबा के साथ साथ यूग्लिना में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिशमेनिया में होता है। बटिंग जो है इससे पिछले वाले शिफ्ट में आपने देखा था हाइड्रा में होता है। और एक और नाम आपको याद रखना है, ईस्ट में होता है। एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण डैश निर्गत होती है। एक उत्तल लेंस है, उसके मुख्य फोकस से होता हुआ प्रकाश किरण अगर उत्तल लेंस पर आपतित हो, मुख्य फोकस से होता हुआ प्रकाश किरण अगर उत्तल लेंस पे आपतित हो, तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली पेशियों का सही वर्णन करती है? कंकाली पेशियों का यानी कि जो पेशी हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है, कंकाल से जुड़ी होती है वो पेशी, उसी को हम लोग रैखिक पेशी भी कहते हैं, सही वर्णन करती है। छोटी बेलनाकार शाकित कोशिकाएं जिनमें अंतर्विष्ट डिस्क होती है, ये नहीं होगा। लंबी बेलनाकार अशाखित बहुकेंद्र की कोशिकाएं ऐच्छिक नियंत्रण, ये सही है। जो ये कंकाली पेशियां होती है ये लंबी होती है और बेलनाकार होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है ना, कोई इसमें ब्रांच नहीं है। उसके बाद ऐच्छिक नियंत्रण है, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार उनमें गति करा सकते हैं। हाथ पैर की पेशियां देख लो, हम हाथ मोड़ लेते हैं ऐसे, है ना, ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, गर्दन मोड़ लेंगे, अपना पैर उठा लेंगे, क्यों? इसी कंकाल पेशी के कारण, क्योंकि हम उनमें अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, तो ऐच्छिक नियंत्रण सही है। और ये रैखिक क्यों है? क्योंकि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, है ना, लाइट एंड डार्क बैंड्स ऐसे होते हैं। और एक कोशिका में, ये एक कोशिका है, इनमें एक से अधिक नाभिक होते हैं, इस प्रकार से। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शाखित एक केंद्र की कोशिका है, अनैच्छिक नियंत्रण, ये हृदय पेशी के लिए, हृदय पेशी जो है
इसके लिए आप सही बोल सकते हो हृदय पेशी, है ना। जो हृदय की पेशी होती है, जो हृदय की पेशी होती है उनमें ब्रांचेज होते हैं, है ना। वो भी लंबी है, बेलनाकार है, लेकिन उनमें ब्रांच है। एक कोशिका में एक ही नाभिक आपको मिलेगा देखने को, और हृदय की पेशी हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक और पेशी होती है जिसे हम लोग चिकनी पेशी बोलते हैं। 3 प्रकार की पेशियां होती है। एक तो ये कंकाली पेशी, कंकाल पेशी बोलते हैं यूजुअली, कंकाली नहीं कंकाल पेशी बोलते हैं। उसके बाद हृदय पेशी, और एक और है चिकनी पेशी, है ना, चिकनी पेशी। चिकनी पेशी जो हमारा पूरा आहार नाल है उसमें जो पेशी है वो चिकनी पेशी है। ये तरकु रूपी होते हैं, तरकु रूपी, है ना, तरकु एपी लिखा हुआ है, तरकु रूपी। स्पिंडल शिफ्ट, स्पिंडल शिफ्ट ये कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है। ये भी लंबी होती है लेकिन तरकु रूपी होती है। इसमें भी एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलेगा, और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो पेशी कोशिकाएं लंबी होती है, ये तो सब में आपको देखने को मिलेगा। पेशी कोशिकाएं लंबी होती है, इसीलिए पेशी कोशिका को हम लोग रेशा भी बोल देते हैं, फाइबर भी बोल देते हैं, मसल फाइबर। एक उत्तल लेंस किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। अगर 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 आप उत्तल लेंस को टच करेंगे, छुएंगे, तो आप देखेंगे कि बीच में उत्तल लेंस मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। इस आकृति के कारण इससे होकर गुजरने वाली समांतर प्रकाश किरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तल लेंस पर अगर ऐसे समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो अपवर्तन के बाद जो है एक बिंदु पर जाकर के सब के सब अभिसरित हो जाती है, फिर केंद्रित हो जाती है या फिर मिल जाती है। यह किरणों को एक बिंदु पर मिलने का कारण बनता है, जिससे एक अभिसारी क्रिया होती है ना। तो समांतर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, इसे बोलते हैं प्रकाश की किरणों का अभिसरित होना, और इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस ही बोलते हैं। अब जो काम यहां उत्तल लेंस कर रहा है, दर्पण के केस में अवतल दर्पण करता है। जब समान लंबाई लेकिन अलग अलग प्रतिरोध वाले 2 तारों में समान धारा प्रवाहित होती है तो उच्च प्रतिरोध वाला तार, जो तार है सबकी लंबाई एक समान है। उसके बाद कहा गया है कि धारा भी हम एक समान ही प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है, धारा भी एक समान ही प्रवाहित करवा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध वाला तार जो है वो कम ऊष्मा उत्पन्न करेगा, समान ऊष्मा उत्पन्न करेगा, कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेगा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इसका तो काम ही होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट करना, प्रतिरोध का। जितना ज़्यादा आप जो है प्रतिरोध रखेंगे उतना ही ज़्यादा जो है विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। डी हमारा राइट आंसर है ना। तार की लंबाई हमने समान ही रखी है ना। जो धारा है वो भी हम लोगों ने समान ही रखा है, बस रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया है। तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो।